रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है। सियासी और वकला टीम के धड़े अपनी बर्तरी साबित करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं। ऐसे में कुछ वो अफराद जो किसी मुश्किल वक्त में पीटीआई को छोड़कर जा चुके थे, अब दोबारा वापसी की राह तक रहे हैं। इनमें से कुछ खामोशी से वापस आ चुके हैं और कुछ की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातें कराई जा रही हैं। इनमें से एक नाम सैफुल्लाह न्याजी का भी था, जिन्होंने कल खुसूसी तौर पर बानी तहरीक इंसाफ से उन्हें मिलवाया गया और बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात बानी तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पर ही कराई गई, लेकिन कारकुनान की जानिब से उनकी इस मुलाकात पर खासी तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी से अलग होने वाले को वापस लेने का सिलसिला पसंद नापसंद की बुनियाद पर शुरू हो गया है, लेकिन पार्टी की सीनियर क़यादत सैफुल्लाह न्याजी को डिफेंड करती दिखाई दी है। आज ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने इस मुताल्लिक क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने। सैफुल्लाह खान न्याजी साहब का ताल्लुक है। मुलाकात आज खान साहब के साथ, वज़ीर आज़म साहब के साथ ज़रूर हुई है। इससे आगे और कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई। पे ऑन अब्बास बप्पी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। इन्फोर्स्ड डिसअपीयर्ड पर्सन रहे हैं, हमारे सेनेटर हैं। ये जिस टॉर्चर और जिस अजियत से गुजर के आए हैं, ऑन अब्बास बप्पी साहब को ज़ेर हिरासत रखा गया था, तो उस वक्त भी पार्टी इनके साथ खड़ी थी। दूसरी जानिब बहुत से ऐसे भी हैं जो कल उमर अयूब असद कैसर के साथ ऑन अब्बास बप्पी के बारे में बात कर रहे थे और ये मवाजना पेश कर रहे हैं कि ये भी तो पार्टी छोड़कर गए थे, लेकिन अब बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात भी कराई जा रही है और पार्टी रहनुमाओं के साथ भी। तो फिर तनकीद का निशाना सिर्फ सैफुल्लाह न्याजी क्यों है? हालांकि सैफुल्लाह न्याजी की खिदमात ऑन अब्बास बप्पी से कहीं ज़्यादा है। दूसरी जानिब आज तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 नोटिफिकेशन जारी किए गए। एक तो नोटिफिकेशन इशू हुआ है और दूसरी एक मुशावरत है जिस सिलसिले में कहा जा रहा है कि एक सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। एक नोटिफिकेशन फोकल पर्सन्स की तैनाती से मुताल्लिक है। इस लिस्ट में शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर न्याजी के नाम शामिल नहीं है और पर्टिकुलरली उमर अयूब के दस्तखत से जो नोटिफिकेशन इशू हुआ है, इसको पुरानी लिस्ट को सुपरसीड करके इशू किया गया है। तहरीक इंसाफ ने इस नोटिफिकेशन के अंदर ना तो बैरिस्टर उमैर न्याजी का नाम शामिल किया और ना शेर अफजल मरवत का नाम शामिल किया, जबकि इसमें उमर अयूब का नाम शामिल है, इसमें शिबली फराज का नाम शामिल है और उसके अलावा इमरान खान के कुछ लॉयर हैं, उनका नाम भी, खालिद चौधरी का नाम भी शामिल है। दूसरी जानिब अब जो सुप्रीम काउंसिल के हवाले से बात सामने आ रही है कि 10 अफराद पर मुश्तमिल एक सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। उस सुप्रीम काउंसिल में भी नाम है वो शेर अफजल मरवत का है। दोनों तरफ अपनी अपनी इस बात पर कायम है कि उन 2 अफराद को फोकल पर्सन की लिस्ट से निकाला गया या नहीं। बैरिस्टर गौहर नोटिफिकेशन के हवाले से क्या कहते हैं कि मजीद नाम शामिल किए गए लेकिन शेर अफजल मरवत का नाम निकाला नहीं गया, जबकि रऊफ हसन के मुताबिक बानी तहरीक इंसाफ ने उनके सामने शेर अफजल मरवत का नाम निकालने की बात की है। कॉन्ट्रेरी एक कॉन्ट्रास्ट कैसा है स्टेटमेंट्स के अंदर, जरा वो भी आपके सामने रखता है। जबकि शेर अफजल मरवत खुद नए फोकल पर्सन की तैनाती को साजिश करार दे रहे हैं, वो क्या कहते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। पर्सन क्या ये गवर्नर स्टेट बैंक की कोई मनसब है कि ये पूरी बैंकिंग सरमायाकारी मैंने करनी है? 6 आदमियों से खान साहब की मुलाकात हफ्ते में हो सकती है। अब 6 फोकल पर्सन हो गए हैं। एक सोची समझी साजिश है। कोर कमेटी की अभी मीटिंग खत्म नहीं होती है कि मीडिया पे जनाब अली ब्रेकिंग न्यूज चल, अभी झूठ बोल के खान साहब ने मुझे एहतजाज की फराइज दी, वही मैं करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ। दोस्त अब आपकी ख्वाहिश है एहतजाज को भी। दूसरी जानिब पीटीआई की जानिब से बुशरा बीबी को जहर दिए जाने का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप दम तोड़ गया है, क्योंकि पिम्स अस्पताल और बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल ने इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू की है, वो भी है और फिर खुद अता तारण भी इस पर बात कर रहे हैं। तो इस हवाले से अब क्या क्लैरिटी है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। पॉइजनिंग बीबी की जा रही है। खान साहब ने आज मीडिया के सामने कहा है कि स्लो पॉइजनिंग पे हमें शदीद खदशा है। इस स्लो पॉइजनिंग की जिम्मेदार इस मुल्क के ताकतवर हल्के होंगे, क्योंकि इस वक्त बीबी की कस्टडी, बीबी जिसके कंट्रोल में है, जो उस घर जिसके कंट्रोल में है, वो लोग बीबी के जिंदगी के जिम्मेदार है। 2 महीने पहले उनकी तबीयत खराब हुई थी, अचानक ही खाने के बाद ही हुई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसमें ऑब्वियसली क्या था क्या नहीं था। इस वक्त कोई एविडेंस ऐसी नहीं है कि उनको पॉइजनिंग हो रही। खुश आइंद है कि डॉक्टर आसिम साहब जो फिजिशियन हैं बुशरा बीबी के, उन्होंने आज उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया है और जो एक अफवाह सी चल रही थी वो दम तोड़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के मामले से शुरू कर लेते हैं। ज़ाती मौलिज की मुलाकात हो गई और इन अफवाहों की तरदीद भी हो गई, कोई ऐसा मामला था, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कॉन्ट्रोवर्सी माइलेज लेने के लिए क्रिएट की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्तईन। देखिए जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि माइलेज लेने के लिए की गई है। जिन लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, इस तरह होता है कि जब एक आदमी, अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अचानक मेरी तबीयत खराब होती है और मैं कभी एक चीज़ होती है कभी दूसरी चीज़ होती है,
और खासतौर पे मैं लेट्स से जैसे उन्होंने कहा कि वो वापस आई और अचानक खाने के बाद उनकी हो गई, तो बाज़ दफ़ा इंसान के दिमाग में भी बातें होती हैं। फिर उनको शायद किसी ने कहा कि ये हुआ है, किसी ने ये डाला है वो डाला है, तो इंसान के दिल में शकूक और शवाहिद पैदा हो जाते हैं, वो अपनी जगह पे होते हैं। अब उसको नलीफाई करने के लिए सिंपल तरीका होता है, यही काम अगर आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते महीना पहले कर लेते तो शायद ये अफवाहें जन्म ही ना लेती। जब ये लोग बहुत ज्यादा लगाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होता है। अच्छा, एक और बात भी होती है, मैं फर्ज करें आज आपको कोई चीज खिला देता हूं, आप मुझे कहते हैं कि यार डॉक्टर हुमायूं ने मुझे ये चीज खिला दी है, गलत चीज खिला दी है और वो फलाना है, फिर मैं उसका वेट करता हूं कि यार इसका हर एक चीज का हाफ लाइफ होती है। जो जब हम मेडिसिन यूज करते हैं हम उसको कहते हैं इसकी हाफ लाइफ क्या है। हाफ लाइफ का मतलब है वो आपकी बॉडी में से सेनेटर साहब, बात ये है कि अब आप डॉक्टर हैं, जाहिर है मेडिसिन को बड़े अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन इल्जाम बड़ी संगीन नौयत का था ना जो इल्जाम लगाया गया था, और अब इल्जाम जाहिर साबित नहीं। जी देखिए, मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, मैं जब मैं आपको एक कोई ऐसी चीज दूंगा तो मुझे पता होगा कि इसका हाफ लाइफ क्या है, ये कितनी देर में उस सर्कुलेशन में से निकल जाएगी, इसके ट्रेसेस नहीं होंगे या जो इसके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे वगैरह। तो मैं उस लिहाज से उतना मैं डिले भी कर सकता हूँ। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, पकड़ा जा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, मैं उसको डिले कर सकता हूँ उतनी देर तक कि जितनी देर तक उसका असर आप पे, फिर जब कोई चेक करे आप तो अभी अपने इल्जाम के ऊपर कायम है और आप कह रहे हैं बड़ा कंट्रोल्ड किस्म की डोज, और ये बड़ी संगीन नौयत की बात है हुमायूं बाबर साहब। मेरा ख्याल इसके बाद इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। ये कंट्रोवर्सी अपनी मौत आप मर गई है सर। आप एक मिनट है ना, आपने मुझसे मेरी राय ली है तो मुझे बोल लेने दे। आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में डालने की कोशिश ना करें, या अपना आइडिया मेरे आइडिया के साथ दें, ठीक है ना? नहीं, आपकी राय नहीं सर, मैं तो आपसे खबर लेना चाह रहा हूं ना कि ये जो कंट्रोवर्सी जनरेट की गई थी, ये खबर दम तोड़ गई। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो उन्होंने कहा है कि इस वक्त उनके ऊपर कोई असर, कोई सब ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं हो सकता कि कुछ हुआ नहीं था या कुछ हुआ था। एज ऑफ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह शी इज फाइन एंड दैट इज द बेस्ट न्यूज। हम उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक, अभी जो बात आप कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, अभी जो बात आप कर रहे हैं ये अजम्पशंस पे बेस करती है ना, ये अज्यूम ही कर रहे हैं ना। एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि कभी कुछ हुआ नहीं था, ये भी नहीं है कि कभी कुछ हुआ था। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कभी कुछ हुआ था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उसको रूल आउट नहीं कर सके। लेकिन एज ऑफ टुडे जो एविडेंस है वो ये है कि कुछ था नहीं, तो वी विल स्टॉप ओवर हियर, बट दैट डज नॉट एक्सक्लूड थिंग्स कि वो पहले कभी हुई नहीं थी। चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं कि जो हुआ ये अजम्पशंस की बेसिस के ऊपर था, इसके लिए कोई सब्सटैंशियल एविडेंस मौजूद नहीं था। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब सर ये जो फोकल पर्संस वाला मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फोकल पर्संस, तो ये तो तय हो गया ना करते भी कि शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर खान नियाजी फोकल पर्संस की लिस्ट में नहीं है। नहीं, मेरा जो अब मुझे मालूम नहीं है, जो लास्ट मैंने देखा था वो ये था कि दे आर पार्ट ऑफ द फोकल हुआ है, उसमें एडिशंस हो गई थी, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं हुई थी। नहीं, आज तो उमर अयूब साहब के दस्तखत के साथ एक नई लिस्ट आ गई और उसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये लिस्ट पहली लिस्ट को सुपरसीड करके बनाई जा रही है। तो पहले वाली लिस्ट मनसूख कर दी गई है और अब नई फहरिस्त इशू हो गई है जिसमें शेर अफजल मरवत और उमैर खान नियाजी नहीं है। हाँ, अब उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये कर दिया तो फिर सेक्रेटरी जनरल साहब का ये इख्तियार होता है, उन्होंने कर लिया। अब मैं उस पे कोई कमेंट करने के मेरे पोजीशन में नहीं हूँ। मैं वो खबरें तो दुरुस्त साबित हुई ना कि शेर अफजल मरवत के हवाले से कुछ इनसिक्योर थी कोर कमेटी, तो ये खबर तो दुरुस्त है। नहीं, मैं इसको ये कभी नहीं कहूंगा कि इनसिक्योर थी कोर कमेटी या कोई चीज था, लेकिन मे बी कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, मे बी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना स्ट्रांग हो कि वो लोग उनको कहते हो कि यार ये नहीं होगा, फलाना होगा। चीजें हो जाती हैं, आपको पता है पॉलिटिक्स में हो जाती है। इस वक्त हम तो चलो फिर भी हमारा जो लीडर है वो तो है नहीं। वहां पे आप देख लो, मियां नवाज शरीफ बैठे हुए, जरदारी साहब बैठे हुए, वहां पे आपको पता है जरदारी और बिलावल भुट्टो के दो तकरीबन अलग अलग है। बिलावल भुट्टो और जरदारी आपस में डायरेक्टली बात नहीं करते, या मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान के ग्रोथ में इतनी वो है कि आप देख लें राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो सारे लोग जो मियां नवाज शरीफ के साथ थे वो सारे क्या कह रहे हैं, और वो सारे लोग जो मियां शहबाज शरीफ के साथ थे वो क्या कह रहे हैं। तो एक ये डिवाइड हमेशा होता है, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि पार्टी मान लेना फिर कि डिवाइड तो है।
देखिए डिफरेंस ऑफ, मैं इनको हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहता हूँ। हर एक के दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। घरों के अंदर जहाँ तीन देखिए बहन भाई यहाँ होते पे हैं, जो उनके डिफरेंस ऑफ दरमियान- ओपिनियन है ना सर, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरा मुख्तलिफ नौयत का है। यहाँ पे तो एक दूसरे पर टाउट होने का इल्जाम लगाया जा रहा है कि कौन किसका टाउट है। शेर अफजल मरवत से मुतालिक जो कुछ कहा जा रहा है ये पब्लिक डोमेन में, अब ये वो वाली देखिए, कंट्रोवर्सी नहीं है जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वाला मामला है। वो उधर भी यही हो रहा है, उधर भी उधर जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि ये बाकी टाउट्स हैं। और क्या कह रहे हैं वो अल्फाज नहीं कर रहे, लेकिन यही तो कह रहे हैं। तो फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि आपके यहाँ भी टाउट है। वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने बनवा दी, पता नहीं किन मजबूरी के तहत बना दी, पता नहीं क्यों करा दी, क्यों उनकी बात मान ली। तो बेसिकली ये तो कह रहे हैं कि ये टाउट्स है। और क्या कह रहे हैं तो आपके सफों में भी टाउट्स हैं, आप ये एग्जांपल दे के जस्टिफाई कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, वहां है तो हमारी सफों में भी टाउट्स मौजूद हैं, ये कह रहे हैं। एक मिनट है जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। रही बात ये हमारे उसमें, मुझे नहीं पता कौन क्या है, मैं किसी को किसी का टाउट नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि इनके दरमियान में, हमारे यहाँ पे दरमियान में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये पहले भी था मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी था। वहां पे एक डिफरेंस ये था कि एक सैफुल्ला नियाजी का, मतलब एक किस्म का ग्रुप था, और एक क्या नाम है, जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था। अब आप इनके दरमियान में, लोगों के दरमियान में बाज लोग थे जो एक ग्रुप के साथ थे, बाज लोग थे जो दूसरे ग्रुप के साथ थे। इनकी आपस में एक किस्म की वो चलती रहती थी। और ये याद रखिए, असल मसला होता है पार्टी के अंदर पोजीशंस लेने का। तो वहां पे थोड़ी सी बाज दफा जेलसी समझ लें, बाज दफा आप कंपटीशन समझ लें, बाज दफा आप उसको लेग पुलिंग समझ ले, जो भी कर ले, वो थोड़ा बहुत हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली हो जाता है। हर जगह पे भी होता है, ऐसी कोई अच्छा, पूरी इस दुनिया वक्त में। पोजीशन क्या है सेनेटर साहब? देखिए, कल सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी की मुलाकात हुई खान साहब से, उसके ऊपर आपकी पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कुछ इस तरह की ट्वीट्स की, रिस्पॉन्सिबल लोगों ने, कि सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी की अगर मुलाकात इमरान खान से करा दी गई है और उनकी मंशा के, उनकी ख्वाहिश के बगैर कराई गई है, ये भी मेंशन किया गया। और फिर ये कहा गया कि जी अगर इनको दोबारा पार्टी में लेना है तो फिर वो लोग जिन्होंने पार्टी को छोड़ा था 9 मई के बाद और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, फिर तो आप उनको भी बुला लें। तो सैफुल्लाह न्याजी की मुलाकात के ऊपर ये लोग सीख पा क्यों रहे हैं? तो एक बात ये, अगर आप इमरान खान की बात सुन लें, इमरान खान ने साफ तौर पे कहा था कि वो लोग पार्टी में नहीं आ सकते जिन्होंने पार्टी छोड़ के कोई और पार्टी या कोई बयान दिया हो। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, सैफुल्लाह न्याजी ने 7 या 10 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी एक दिन। अगले दिन हम लोग, मैं और बाकी लोग जिन्होंने कोई पार्टी नहीं छोड़ी, जिन्होंने, हम लोगों ने जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जिसमें हम गवर्नमेंट को भी लताड़ रहे थे कि ये हम लोगों के साथ जो जो हुआ है उसमें ये चीजें हुई थी, उस वक्त सैफुल्लाह न्याजी हमारे साथ ही खड़ा था। और जहां जहां हमने पार्टी के लिए वोट के लिए किया है, सैफुल्लाह न्याजी हर उस वोटिंग में हमारे साथ ही खड़ा रहा। तो प्रैक्टिकली अगर मैं देखा जाऊं तो उस 7 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सैफुल्लाह न्याजी फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस वाज स्टैंडिंग with the Pakistan Tehreek-e-Insaf as a political worker. So I have never seen him. हाँ, उसकी तबीयत, पहले भी वो खामोश था, पहले भी वो नहीं बोलता था, आज भी वो नहीं बोलता है, वो उसकी एक तबीयत है, ठीक है। तो उसके आसिफ नहीं कह सकते। हाँ, जिन लोगों ने ये कहा है कि वो है, एक बात याद रखें, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। जब आपने खान साहब से मिलना होता है ना, तो आपका नाम जाता है। अगर खान साहब आपसे ना मिलना चाहे, इमरान खान कहते मैंने इससे नहीं मिलना, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती, आप जाते नहीं हो, वो बुलाते ही नहीं आपको। ये बात आपकी दुरुस्त है। तो सेनेटर साहब, बिल्कुल ये बात, बिल्कुल आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ले लेना, अब मेरा सवाल ले लें। देखिए, सैफुल्लाह न्याजी साहब, इसका मतलब ये है कि इमरान खान की मर्जी से मिले। मेरा सवाल ले लेना सर, इसका मतलब इमरान खान की मर्जी से सैफुल्लाह न्याजी की मुलाकात हुई एंड सैफुल्लाह न्याजी इज वेरी मच इन PTI। तो वो लोग जो सैफुल्लाह न्याजी के अगेंस्ट ट्वीट्स कर रहे हैं और जिनको ये मुलाकात हजम नहीं हो रही, उनका क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने किसी का अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने किसी की ना ट्वीट ऐसी पढ़ी है, ना किसी के वो देखा है। कुछ क्या है, हो सकता है वो लोग कहते हो कि यार फलाने को भी लाओ, ये लाओ। हाँ, अगर वो ये सारी क्राइटेरिया करते हैं तो जरूर देखें। सैफुल्लाह न्याजी, अगर आप सही मानों में देखें तो सैफुल्लाह न्याजी और बप्पी बिल्कुल एक जैसे ही हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों ने पार्टी छोड़ी नहीं थी। एक ने कहा था मैं थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूं, दूसरे ने कहा था मैं जरा अपनी सेहत के लिहाज से वो करना चाहता हूं, और तकरीबन दोनों एक साथ ही वो किए, तो बिल्कुल हुआ है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी है,
जिन्होंने कहा है कि हम लोग या किसी और पार्टी को ज्वाइन किया या फलाना किया, वो और बात है, उनकी और बात है। इमरान खान ने यहां तक भी कहा है कि अगर ये शिरीन मजारी वापस आ जाती है मैं उनको एक्सेप्ट कर लूंगा। शिरीन मजारी ने तो भी किया हुआ है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही होती हैं, ये चीजें चलती हैं और इमरान खान इन चीजों को समझता है। वो समझता है कि कहाँ प्रेशर आ सकती है कि नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे, जो लोग वहां बैठे होते उनमें से एक शख्स ने बताया कि जब सैफुल्लाह न्याजी वहां जाके बैठे थे तो खान साहब ने हंसते हुए उनकी तरफ देखते हुए कहा कि सैफ तो मैंने तो सुना था कि तुम भी छोड़कर चले गए हो। एंड ही वाज स्माइलिंग, बस ये बात की थी उसने, बाकी सारी बातें हो रही थी, नथिंग मोर देन दैट। दिस इज व्हाट आई हर्ड। हुमायूं मोहम्मद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुफिया खतों किताबत का मौसम उरूज पर है। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मजीद जजेस को लिखे गए खतूत भी मंजर आम पर आ गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस को लिखे गए खतूत की तादाद अब 10 हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को ये खतूत लिखे गए। आज ही लाहौर हाई कोर्ट के मजीद जजेस को, जिसमें जस्टिस अली बाकर नजफी शामिल हैं, उनको लिखा हुआ खत भी सामने आ गया, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में जजेस को लिखे गए खतूत की तादाद 6 हो गई है। और इसी तरह और गैर मामूली बात यह है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैं, उनके नाम लिखे गए खतूत भी, एक शहबाज शरीफ साहब के नाम का ख़त है और 2 मरियम बीबी के नाम के खतूत हैं। जिसके बाद जो पोस्टल ऑफिस है उसको भी हाईलाइट कर दिया गया है, जो मुतल्लिका थाना है और मुतल्लिका पोस्ट ऑफिस है उसको भी हाईलाइट किया गया और वो डाक उस दिन की जो है वो कब्जे में ले ली गई। इससे पैटर्न तो एक ही लगता है कि जैसे खतूत एक ही दिन लिखे गए, डिसैमिनेट भी एक दिन हुए, लेकिन अब वक्तन फ़वक्तन पहुँच रहे हैं। लेकिन बाइसे ताज्जुब ज़रूर है। और जो पहले खतूत लिखे गए उसमें से जो सफूफ पाया गया, उसकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बात पता चली है कि इसमें आर्सेनिक मौजूद था और 10% आर्सेनिक था। 70% आर्सेनिक की मिकदार अगर होती तो बहुत जहरीली होती और उसको सूंघने से इंसानी दिमाग के ऊपर भी बड़ा गहरा असर पड़ता है। बाइसे ताज्जुब है। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने फेडरल कैबिनेट के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस पर तहकीकात करेंगे और तहकीकात के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जजेस को खतूत लिखने का सिलसिला और अब खुद शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लिखे गए खतूत से मुतालिक बात। इस वक्त इस्लामाबाद से सीनियर तज्जियाकार और हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत बहुत के वक्त के लिए। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो ख़त किताबत का मौसम उरूज पे है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से शुरू हुआ, लाहौर हाई कोर्ट ख़त पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 जजेस को लिखे गए ख़त सामने आ गए और आज तो मरियम बीबी और शहबाज शरीफ को लिखे गए खतूत भी पकड़े गए हैं। तो ये कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ख़त जो है वो जब नाम आता है तो बड़ा हैरानकुन होता है, क्योंकि एक ख़त जो है वो आपको मालूम है अमेरिका के हवाले से लहराया भी गया था। उससे पहले अंदलीब अब्बास साहिबा ने भी जो है वो यूनाइटेड नेशन को ख़त लिखे थे कि पाकिस्तान को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के अंदर जो है इसको चार्ज किया जाए। इसी तरीके से फिर जो शिरीन मजारी साहिबा थी उन्होंने भी एक ख़त इसी तरह सा लिखा था इंसानी हकूक़ की तंजीमों और यूनाइटेड नेशन को। और फिर जो ख़त का सिलसिला है ये लंबा चलता जाता है। एक ख़त तो वैसे अब्दुल्ला गुल साहब कता कलामी के लिए माजरत, एक ख़त कतर से भी आया था, कतरी ख़त भी बड़ा मशहूर है। जी जी, वो कतरी खत भी जो है वो बड़ा मशहूर है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, मैं अभी उसी तरफ आ रहा था, आपने जो है वो मेरे मुंह से अल्फाज ले लिए। बहरहाल मसला यहाँ ये है कि ये खतूत जो हैं ये इनके मकासद क्या हैं। सबसे बड़ी बात, क्या इसको सिर्फ अफरा तफरी फैलाना है या इसका कोई मकसद है? क्योंकि अगर ये मकसद होता कि जजों को हिरासां किया जाएगा, जिस तरह से एंथ्रेक्स का जिक्र किया गया, आपको याद है कई साल पहले अमेरिका के अंदर एंथ्रेक्स का जो है वो बड़ा आया, उसके अंदर खतूत के अंदर कुछ ऐसे पाउडर डाले जाते थे जिससे केमिकल रिएक्शन होते थे और लोगों को बहुत उसमें तकलीफ होती थी और उनको मेडिकल इश्यूज जो है वो डेवलप हो जाया करते थे। तो इसका मकसद जो है वो समझना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर इसका मकसद जो है सिर्फ जो है अफरा तफरी और खौफ और हिरास पैदा करना है तो मेरा ख्याल है कि यकीनन इस खत से लेके हमने देखा कि माजी के भी खतूत जो थे उनका नतीजा कुछ नहीं निकला, मां सवाए इसके कि मीडिया के कुछ दिन जो है जेरे बहस वो रहे और लोगों ने उसके ऊपर अपने अपने जो तजज़िये थे उनको पेश किया, लेकिन इन खतूत का नतीजा नहीं निकलता और ये इसका भी नहीं निकलेगा जहां तक मेरा इल्म है। लेकिन इसका एक मकसद नहीं सर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। सॉरी सर, बात यह है कि 72 घंटे होने को आए हैं और रियासत क्या अभी तक ये खतूत लिखने वाली या वो रेशमा नामी खातून, रेशमा वकार का पता नहीं लगा सकती कि ये कौन है जो खत लिख रहे हैं? नहीं, मैं मादरत के साथ, रियासत ने जो है वो एपीएस के कातिलों का जो है वो पता चल गया कि वो एपीएस के कातिल कौन थे। क्या कुलभूषण यादव को जो है वो फांसी हो गई?
क्या इसी तरीके से जो दीगर हमारे अहम तरीन केसेस थे जिसके अंदर कई धमाके हुए, बोरी बाजार का हुआ, लंडे बाजार का हुआ, कश्मीरी बाजार का हुआ, जो सानिया वहां आपने देखा, और अब हद यह है कि ये 9 मई के वाकयात को देख लें तो अभी तक हमें ये नजर आ रहा है कि हमारी जो अदलिया और हुकूमती जो इदारे हैं वो उसके अंदर जो ये तो अब आप अगर सिर्फ पाकिस्तान को मोरद इल्जाम न ठहराइए, क्या जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका का सदर था, दुनिया के अंदर हाईएस्ट सिक्योरिटी मिल रही थी, क्या उसके कातिलों का पता चल गया? क्या हमारे जो अब्दुल्ला गुल साहब, वैसे अब्दुल्ला गुल साहब, इफ यू अलाउ मी टू आस्क, तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, मेरी रियासत इतनी कमजोर नहीं है जितनी आप बता रहे हैं, ये रियासत बड़ी मजबूत है सर। मैंने आपको यही कहा कि ये नॉन इश्यूज हैं, ये नॉन इश्यूज हैं जिनके ऊपर रियासत का नहीं, रियासत ये समझती है कि नॉन इश्यू है इसलिए सीरियस नहीं है इस मामले में। नहीं, ये बात नहीं है। रियासत को मालूम है कि असली मुजरिम कौन है। असली मुजरिम वो हैं जिनकी आज स्टोरी ब्रेक हुई है गार्डियन अखबार बरतानिया के अंदर, जिनको बताया गया। रियासत उसके ऊपर तवज्जो दे रही है जो कि आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस तरीके से बताया गया कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या हुआ और आज पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे कौन लोग मुलव्विस हैं, ये है बुनियादी बात। सर, वजीर आजम पाकिस्तान को खत लिखा जा रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव पंजाब में, यानी 12.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को खत लिखा जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को खत आ रहा है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आ रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में खत पहुंच रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये कोई सीरियस इशू ही नहीं है, ये जजेस की या वजीर आजम की या वजीर आला की प्रोटेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल जो प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल बेहतरीन, वो ब्लू बुक के मुताबिक जो है वो प्रोटेक्शन जारी है। ये खतूत देखिए ना, एक खत है, कल को किसी को ईमेल आ जाती है, कल को कोई एक जो है वो कोई ऐसी चीज आ जाती है, फ्लायर आ जाता है, हम उसके पीछे ये जानबूझ के हमें उलझाने की साजिशें हैं ताकि हम जो बुनियादी मकसद है उससे हम जो है वो गाफिल ये तो पता चले ना कि उलझा कौन रहा है। चलिए यही बता दें और सब्सटैंशियल एविडेंस के साथ लॉजिकल डोमेन में रहते हुए बताएं कि कौन है, ताकि कल को ऐसी जुर्रत ना करे। भाई आज गार्डियन की रिपोर्ट पढ़ लें, वो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया गया है बाकायदा भारत की जानिब से, और इसको खुद भारत के एहलकार जो साबिक रॉ के जो बदनामे जमाना इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके एहलकार इसको तस्लीम कर रहे हैं। ये भारत को जो किरदार है ये लिखा हुआ वहां आ रहा है। तो फिर बात बड़ी सीधी सादी है सर, जैसे सरदार एजाज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि रेशमा सरहद पार से आई है, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सरहद पार से आई है रेशमा वकार? मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल गलत है, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये बिल्कुल सही है। रेशमा को पार के लिए या आर के लिए, दोनों के लिए अपने ही लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आज की रिपोर्ट में मौजूद है जिसके अंदर बाकायदा बताया गया है कि पाकिस्तानी लोगों को ही इस्तेमाल किया जाता है। आइडेंटिफाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज के ऊपर जानती हैं, और अभी तक तो उन्होंने रावलपिंडी से जो खतूत थे सैटेलाइट टाउन के एक डाकखाने को उन्होंने बताया कि जी ये इस जगह से जो है वो ओरिजिनेट हुए हैं। जो वजीर आजम को खत लिखना या चीफ मिनिस्टर पंजाब को खत लिखना, मेरे ख्याल में इसकी तहकीकात हो रही हैं। इसके अंदर मुतअद्दिद इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इन्वॉल्व है, जिसके अंदर प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी मौजूद है, जिसके अंदर FIA भी जो है वो इसको देख रही है, जिसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो भी देख रही है, उसके अंदर पुलिस इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है उसको भी वो देख रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये लोग बच जाएंगे, कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये जानबूझ के इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो बुनियादी नजरिया और जो हुकूमत का इस टाइम पे फोकस है, जो दहशतगर्दों के खिलाफ है, जो उन लोगों के खिलाफ है जो दहशतगर्दी को हवा देते हैं, उनसे हट के ये उन इश्यूज की तरफ चला जाए जिस तरीके से बिल्कुल आप देखें ये सोशल मीडिया टूल्स हैं जिनको इस्तेमाल करके ये मामलात किए जाते हैं। मैं ये समझता हूं कि अभी अगर हम इसको एक तरफ इसको तनकीदी निगाह से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ मस्बत पहलू ये है कि क्या वो जजेस तक पहुंच गया, क्या वो वजीर आजम तक पहुंच गया खत? इसका मतलब है हमारे सिक्योरिटी कॉर्डन्स मौजूद है। अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, मुल्क खुदादाद में उसूल एक बार फिर मात खा चुके हैं, रोब, दबदबा और अशराफिया की पावर एक बार फिर जीतने में कामयाब हो चुकी है। खबर यह है कि माफ़ कीजिएगा, HSN कॉलेज के प्रिंसिपल जो 28 रोज़ा तातीलात पर थे, उनका इस्तीफ़ा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तरफ से मंजूर कर लिया गया और उनकी जगह आमना कामरान को एक्टिंग प्रिंसिपल HSN कॉलेज तैनात कर दिया गया है।
आमना कामरान इस वक्त सीनियर हेडमिस्ट्रेस सीनियर स्कूल के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन माइक थॉम्सन की गैर मौजूदगी में आमना कामरान और खालिद नून बरसार को इंतजामी इख्तियारात दिए गए थे। और खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, गवर्नर की तरफ से भरपूर कोशिश की गई कि किसी तरह माइक थॉम्सन को, एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल को मुस्ताफ़ी होने से रोका जाए, लेकिन चली नहीं। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने तो यहाँ तक कर दिया कि जो मज़ीद स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ी के लिए भी बाकायदा तौर पर अप्रूवल दे दिया है। अब यहाँ सवाल ये भी है कि क्या इसी तरह मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती रहेंगी? अब उंगलियां उठाना भी शुरू कर दी माइक थॉम्सन के हवाले से कि ये पहले इस्तीफ़ा दे चुके थे और इस्तीफ़ा अब जो है उसको सिर्फ कंट्रोवर्शियल डोमेन में लाया गया है। तो अब ऑस्ट्रेलिया से आए हुए एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइक थॉम्सन बिलाखिर अपना सामान पैक करके वापस चले जाएंगे और यहाँ पर जो होना था वो हो चुका। अब एचिसन कॉलेज के अंदर सिस्टम, गवर्नेंस और मैनेजमेंट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं या संभाल लिया जाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। माह रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा, जिसे जुमातुल विदा कहते हैं, दुनिया भर में फ़लस्तीन के नाम से मंसूब है। इस दिन को यौमुल कुदस के नाम से भी याद किया जाता है। यौमुल कुदस का दिन फ़लस्तीनियों का दिन है, मज़लूमों का दिन है, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ सदाए एहतजाज बुलंद करने का दिन है। इस साल का यौमुल कुदस मुनफरिद हैसियत का हामिल है। फ़लस्तीन के इलाके गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। 33,000 के लगभग फ़लस्तीनी सिर्फ गज़ा की पट्टी में गुज़श्ता 6 माह में शहीद हो चुके हैं। गासिब इसराइली हुकूमत ने मुनज़्ज़म अंदाज में फ़लस्तीनियों को कत्ल किया, बेघर किया और अब उनकी मदद के रास्ते रोक कर भूख और प्यास की शिद्दत से फ़लस्तीनियों पर ज़िंदगी तंग करने में मसरूफ़ अमल है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनी मुसलमान अक़वाम आलम की तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे हैं कि हम पे ये जुल्म व तशद्दुद, ये जबर और ये सितम, कुछ इलाज इसका भी है, चारा गरा है कि नहीं। प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।